गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? शुरू करें आज की क्लास। बच्चों टॉपिक हमने स्टार्ट करके रखा है रिड्रेसल एजेंसीज या 3 टियर मशीनरी जिसको बोलते हैं, और वो भी जो किस एक्ट ने प्रोवाइड कराई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने प्रोवाइड कराई है। ठीक है ना। ये बोल रहा है, एक बार थोड़ा बहुत तेजी स्पीड के साथ, हमने कल 1.25 घंटे की लगभग क्लास में क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं कि कोपरा 2019 ने हमें 3 टियर जुडिशियल मशीनरी प्रोवाइड कराई कंज्यूमर के मसलों को हल करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको रिड्रेस करने के लिए। जो कितने लेवल पे है? 3 लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जिसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिनको हम प्यार से बच्चों क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अगर बात करें स्टेट कमीशन की, तो कोपरा 2019 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ने एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। उन डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 2 अदर मेंबर होंगे, और उनमें से एक क्या होनी चाहिए? व्योमन होनी चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आती है आपको? ये जो सारे लोग अपॉइंट किए जाएंगे, ये कौन अपॉइंट करेगी इनको? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे? सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन होगा? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और अगर वो नहीं है तो एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। एंड सेक्रेटरी होगा बच्चों किसका? सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड कंज्यूमर अफेयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना। अच्छा, जो पर्सन हम प्रेसिडेंट बोल के अपॉइंट करेंगे, वो या तो आज के दिन पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, या कभी पहले रहा हो, या आज के दिन पे बनने के लायक हो। ठीक है ना। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन से वाले केसेस की हियरिंग करेगी, कौन से वाले केस को फाइल करेगी, एंटरटेन करेगी? जिनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक है, नोट एक्सीडिंग ₹1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक। अगर कोई भी पहली हियरिंग में या उसके बाद वाली हियरिंग में डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऐसा लगता है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हमारे को महसूस हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, मीडिएशन हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है, और वो दोनों पार्टी को क्या हो, वो एक्सेप्टेबल हो, तो वो क्या कर सकती है, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो उन्हें ऑर्डर देगी क्या कराने के लिए? मीडिएशन कराने के लिए। लेकिन मीडिएशन कराने के लिए पहले उनके रिटर्न में क्या चाहिए होगी? हमें कंसेंट चाहिए होगी। वो कंसेंट कितने दिनों के अंदर देनी होगी? 5 दिनों के अंदर वो कंसेंट देनी होगी। किसने? दोनों पार्टी ने। ठीक है ना। जब पार्टी एग्री हो जाएगी, तो जो हमारा जो केस है वो किसके लिए भेज दिया जाएगा? मीडिएशन के लिए भेज दिया जाएगा उनके कंसेंट के बाद। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन फिर यहाँ पे जो ये जो केस को रेफर करेगी, इसके बाद इसके ऊपर कोर्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। इस पे किसके प्रोविजन लगेंगे? मीडिएशन के प्रोविजन लगेंगे। लेकिन अगर ये क्या हो जाता है, मीडिएशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन वापस से इस कंप्लेंट को क्या करेगी? फर्दर प्रोसीड करेगी। ठीक है। जैसे ही उन्हें, अब ये प्रोसीजरल पार्ट है बच्चों, जैसे ही एक कंप्लेन मिलती है किसी भी सेलर के खिलाफ, तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उस एडमिटेड कंप्लेन की एक कॉपी किसको भेजेगी? उस पार्टी को भेजेगी जिसके खिलाफ क्या हुआ है? केस हुआ है, कंप्लेन फाइल हुई है। और अगर जरूरत पड़े तो गुड्स का सैंपल कलेक्ट कराने के लिए भी ऑर्डर दे सकती है, और वो भी जो गुड्स का जो सैंपल कलेक्ट कराएगी वो टेस्टिंग के लिए भेजेगी किसमें? लैब में। और लैब भी कौन सी होगी? एप्रोप्रिएट लैब होगी, यानी कि डेजिग्नेटेड लैब होगी। ऐसे नहीं कि किसी भी लैब में आप भेज देंगे उसे। लैब की रिपोर्ट को कंसीडर करने के बाद, और जिसके खिलाफ केस हुआ है उसको सुनने के बाद, यानी कि उसको हमने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया। ये बेटा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सामने वाले को जो बोलने का अधिकार देते हैं ना, कि हम भाई तुम बोलो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, तो ऐसे कोर्ट ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। ये लगभग हर एक केस में होता है। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि एक तरफा क्या किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, दोनों पार्टी को सुना जाएगा। तो उसे बोलते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और इस पूरे उसको बोलते हैं, ये दिया क्यों जाता है? बिकॉज ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। ठीक है ना। तो दोनों पार्टी को सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगी? अपना जो ऑर्डर है वो सुनाएगी, अपना जो जजमेंट है वो देगी। ठीक है ना।
अगर कोई भी पार्टी अगर सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट से, तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। कहाँ पे? स्टेट कमीशन में, वो भी 45 डेज के अंदर अंदर। ठीक है ना। हालांकि मैंने फिर आपको अलग से बताया था कि फर्दर 45 डेज का भी एक्सटेंशन मिल जाता है अगर आपके पास सफिशिएंट कोज है ना, कि भाई मैं 45 डेज के अंदर क्यों अपील नहीं कर पाया उस केस में। ठीक है ना। अच्छा, ये जो आप अपील करेंगे बच्चों, ये दोनों ही केस में कर सकते हैं, ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब दोनों ग्राउंड पे कर सकते हो, दोनों बेस पे कर सकते हो, चाहे सवाल किसका हो, फैक्ट का हो, चाहे लॉ का हो। अब ये तुम्हें पता ही है कि फैक्ट क्या होता है और लॉ क्या होता है, ये मैंने कल बताया था आपको। लेकिन 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 कोई भी इंसान अपील नहीं कर पाएगा, या जो अपील करना चाहता है वो नहीं कर सकता जब तक वो 50% अमाउंट डिपॉजिट ना कराए, जो किसने जो ओवरऑल अमाउंट जो किसने ऐसा कॉम्पनसेशन के तौर पे जजमेंट के तौर पे सुनाया है, किसने? डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने। उसका 50% अमाउंट आपको क्या कराना पड़ेगा? डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? एक एक्सेप्शन हो गया, अपील का एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा मैंने बताया था आपको कि 45 दिन के अंदर ये अपील हो सकती है, उसके बाद अपील नहीं हो सकती, तो उस केस में आप दूसरी सूरत में अपील नहीं कर पाओगे। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई 3 ऐसे केस बताओ जहां पे एक इंसान अपील नहीं कर पाएगा, एक तो 45 डेज के बाद नहीं कर पाएगा, आप उसे एग्जामिनेशन में अगर आता है तो एक्सटेंशन वाले को मत लेके चलना, आप एक्सटेंशन वाला बस अपने मन में रहना चाहिए। आप चाहे तो उसे एडिशनली नोट में डाल के लिख सकते हैं कि देयर इज अ सफिशिएंट कॉज, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देन स्टेट कमीशन में अलाउ फर्दर 45 डेज फॉर द फाइलिंग ऑफ अपील। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको? तो वो ऐसा एडिशनली लिख सकते हो। 2 ग्राउंड बता दिए मैंने आपको, 2 केस बता दिए, एक तो 45 डेज के बाद अपील नहीं कर सकते, और दूसरा जब तक 50% अमाउंट ना जमा कराई हो आपने तब तक नहीं कर सकते। और तीसरा केस हो रहा है बच्चों, अगर आपका केस जो किस में चला गया था? मीडिएशन में चला गया था, और वो सक्सेसफुल हो गया और उसे फिर फाइनल कर दिया किसने? डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी आप बोलो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ही बोलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने अगर फाइनल कर दिया, उसके बाद आप अगर ऐसा बोलने लगे कि मेरे को तो क्या करनी है? अपील करनी है। कहाँ पे? स्टेट कमीशन में, तो उस केस में भी अपील नहीं होगी, बिकॉज मीडिएशन में तुम्हारी कंसेंट से भेजा था, मीडिएशन सक्सेसफुल भी हो गया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने उस पर मोहर भी लगा दी, फाइनल भी हो गया, नक्की हो गया। अब कौन सी गुंजाइश रह गई? अब कहीं की अपील करनी है? अब ऐसे कोई ना बेफालतू में टाइम ही बढ़ाते रहना है आपको, और हमें भी परेशान करना है, सामने वाली पार्टी को भी परेशान करना है, वैसा नहीं होगा। तो बच्चों कल हमने 2.25 घंटे में लगभग ये सारा टेक्स्ट पढ़ा था, जिसको मैंने आपको 7 मिनट 45 सेकंड में रिवाइज कराया। नमस्ते जी। बात समझ में आती है तो आज अगर हम आपकी परमिशन हो तो हम आगे चल सकते हैं स्टेट कमीशन में। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट कमीशन में और नेशनल कमीशन को पढ़ाने में मेरे को ना तो इतने गट्स लगाने पड़ेंगे, ना एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और ना ही तुम्हारे माइंड पे लोड आएगा, बिकॉज चीजें कहीं हद तक क्या करेगी? रिपीट करेगी, थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, वो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई स्टेट कमीशन में ये चेंजेस होना जरूरी है। ठीक है ना, चलो पढ़ते बच्चों, समझते हैं। स्टेट कमीशन, अकॉर्डिंग टू द कोपरा 2019, द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश, सेम है बिल्कुल। अगर स्टेट कमीशन की स्थापना की बात आएगी, उसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात आएगी, तो कौन ही करेगी? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, क्योंकि अभी तक जो ज्यूरिसडिक्शन चल रही है वो किसकी चल रही है? स्टेट गवर्नमेंट की चल रही है। तो चाहे डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो चाहे स्टेट कमीशन हो, दोनों के दोनों को एस्टैब्लिश करने की पावर किसको दी है लॉ ने? स्टेट गवर्नमेंट, और वो भी रेस्पेक्टिव बोला है ना। वो सारे बच्चों को पता है रेस्पेक्टिव और कंसर्न वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, कोपरा 2019 ये कहता है कि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा अ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, टू बी नोन एज द स्टेट कमीशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट कमीशन बोलेंगे, इन द स्टेट के अंदर। सवाल ये है, क्या एक स्टेट के अंदर एक से ज्यादा स्टेट कमीशन हो सकती है? ये देखो, उसने बोला एक ही होगी, चाहे स्टेट छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे दिल्ली हो चाहे आपका यूपी जैसा बड़ा क्या हो आपका स्टेट हो। ठीक है ना, तो दो नहीं होगी इधर, एक ही होगी स्टेट कमीशन। समझ में आ रही है बात? आगे बोल रहा है द स्टेट कमीशन शेल ऑर्डिनरली फंक्शन एट द स्टेट कैपिटल। ये देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और एडिशनल भी है, और तुम्हें ये भी समझेगा कि इसे इसकी रिक्वायरमेंट इधर बोलने के लिए क्यों पड़ी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ये वाला पॉइंटर क्यों नहीं था।
देखो वहां पे बोला उसने कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए, किसके अंदर होनी चाहिए? अब डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट है ना। अब उसमें ऐसा तो नहीं कि मान लिया बुढ़ाना को भी हम डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, वो तो उसका एक कस्बा हो गया। मुजफ्फरनगर क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? अब ये बोल रहा है कि जो स्टेट कमीशन है शैल ऑर्डिनरली फंक्शन एट द स्टेट कैपिटल। लो ने बोला कि जो स्टेट कमीशन होती है उसकी वो जो एस्टैब्लिश हम करेंगे ना, वो मतलब वो कहाँ पे होगी? शैल ऑर्डिनरली फंक्शन एट द स्टेट कैपिटल। वो कहाँ पे होगी? स्टेट की कैपिटल में होगी। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश के लिए बात करें तो कहाँ पे होगी? लखनऊ में होगी। बात समझ में आ रही है? तो वहां पे होगी। अब देखो क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे क्यों डाला, क्योंकि स्टेट तो बहुत बड़ा है। अब सवाल ये आएगा ना कि जी कहाँ पे से स्टैब्लिश करें हम, तो वो कह रहे हैं कि वो कहाँ पे होगी? स्टेट कैपिटल में होगी। बात समझ में आती है आपको? ये एडिशनल पॉइंट है, मैंने इसको ग्रीन से मार्क कर दिया। द स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट। इसमें कौन होगा? प्रेसिडेंट, जिसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड नॉट लेस देन 4 अदर मेंबर्स। और कम से कम कितने होने चाहिए? 4 मेंबर होने चाहिए। नॉट लेस देन 4 अदर मेंबर्स। क्या 4 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? इधर 4 क्यों बोला, उधर 2 क्यों बोला? ये स्टेट कमीशन है, यहाँ पे पूरे स्टेट के मसले आएंगे, वहां पे केवल एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्प्यूट से, ठीक है ना। तो वहां पे बर्डन कम था, यहाँ पे बर्डन ज्यादा है। तो ये कह रहे हैं कि कम से कम 4 मेंबर रहेंगे और वही रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी अ वुमेन। जो सारी केस स्टडीज उधर चल रही थी वही सारी केस स्टडीज इधर चलेगी, बस बट रेस्पेक्टिवली आपको कंसिडर करके चलना होगा कि यहाँ पे 4 मेंबर चाहिए कम से कम। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। कोई चेंज नहीं है। इन सबको कौन अपॉइंट करेगी? कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। यूपी के लिए यूपी गवर्नमेंट और राजस्थान के लिए राजस्थान गवर्नमेंट। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। किसकी ही रिकमेंडेशन पे? सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। कंप्राइजिंग ऑफ, जिसके अंदर कौन होंगे सिलेक्शन कमेटी के अंदर? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। कौन होगा? कोई चेंज नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। और एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट। कोई चेंज नहीं है, नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। एंड द सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है ये पॉइंट एज इट इज है कि नहीं है? एज इट इज है, जैसा कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब मैं अगर ऐसे जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कल पढ़ाता तो तुम मेरे को गाली लगाते, ठीक है ना। लेकिन आज नहीं दे रहे होंगे गाली, बिकॉज आपको पता है कि वो हम बहुत डिटेल में पढ़ के आए। अब तो जस्ट मैं रीड आउट ही कर रहा हूँ उसे, क्योंकि अननेसेसरली फिर मैं माहौल बनाऊंगा, चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा आपको, बोले भैया जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। आगे, द पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट मस्ट बी अ सिटिंग और फॉर्मर हाई कोर्ट जज। मुझे बताओ यहाँ पे चेंज है कि नहीं है? हाँ, वहां पे तो जो क्वालिफाइड टू बी वन था वो भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे यार थोड़ा लेवल बढ़ गया, है ना। एकदम से ही जो क्वालिफाइड बंदा है, जो मतलब फ्रेशर है, उसे ऐसे नहीं कि स्टेट पे लाके बैठा देंगे उसे, ठीक है ना। भाई ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। तुम ऐसा नहीं है कि तुम उधर बैठ करके वो जो तुम्हें पावर मिली है तुम उसका मिसयूज कर सकते हो, या तुम उसमें बायस हो सकते हो या पार्शियल हो सकते हो। तुम्हें बहुत कॉन्शियसनेस के साथ क्या लेना होता है? डिसीजन लेना होता है, ठीक है ना। ऐसे ही छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी पावर है, लेकिन उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझो कि अगर उनका उनका जस्ट एक जजमेंट, है ना, किसी इंसान की फैमिली को बर्बाद कर सकता है, किसी की लाइफ को बर्बाद कर सकता है, किसी के करियर को बर्बाद कर सकता है। तो बहुत ड्यू केयर के साथ, डिलीजेंसी के साथ उन्हें क्या सुनाना होता है? जजमेंट सुनाना होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे होशियार, मतलब होशियार के साथ साथ वो एक्सपीरियंस बंदा भी चाहिए। या तो वो आज के टाइम पे कहाँ का जज हो बच्चों? हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट का नहीं, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का जज हो, क्योंकि देखो हाई कोर्ट के माफिक कौन चल रही है? स्टेट कमीशन, ठीक है ना। तो जज अब डिस्ट्रिक्ट का नहीं चलेगा इसमें, या तो हाई कोर्ट का जज हो या रहा हो या रह चुका हो। बिल्कुल सही बात है, या तो आज के टाइम पे हो या रह चुका हो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट का कि हाई कोर्ट का? और एक तो चेंज ये है और दूसरा क्वालिफाइड टू बी वन नहीं है। समझ में आई बात? आगे, द स्टेट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन। जो इनका स्कोप है स्टेट कमीशन का, टू एंटरटेन कंप्लेन। ये कौन सी कंप्लेन को फाइल करेंगे? वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन। जो आपने वैल्यू पे की है गुड्स और सर्विसेज की कंसिडरेशन के तौर पे, एक्सीड्स ₹1 करोड़।
जो किससे ज्यादा है, बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। ठीक है ना, 1 से 10 करोड़ नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ तक या 10 करोड़ से कम, 10 करोड़ तक। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन ही यहीं पे होता है एग्जामिनेशन में। बस मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चों को ऐसा मानता है कि बस यही बहुत हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वो आपको जो मार्जिन, जो एक्सट्रीम लिमिट्स होती है ना, उनमें खिलाएगा आपको बस, है ना। अब जैसे वर्मा जी ने बोला यहाँ पे कि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, बस इतना ही हल्का सा कंफ्यूजन वहां पे बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर देगी जब आपके सामने केस स्टडी होगी। 1 करोड़ से नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ तक। मुझे बताओ 1 करोड़ वाले केस कहाँ पे आएंगे? स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। और 1 करोड़ से ज्यादा, लेकिन कितने तक? 10 करोड़ वाला केस बताओ कहाँ पे आएगा? स्टेट में कि नेशनल में? स्टेट में। और 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से कम, स्टेट में। कहाँ पे? स्टेट में। समझ में आ रही है आपको बात? आगे बिल्कुल जैसे मैंने वहां पे पॉइंटर सेट किए ना, उसी बिल्कुल सीक्वेंस में एनसीईआरटी में देखोगे आप, तो एनसीईआरटी में एक तो थोड़ा कंटेंट कम भी दिया हुआ है उन्होंने, और पैराग्राफ में दिया हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे। ठीक है ना। अब ऐसा बाद में ये मत बोलना नमन भैया तुमने तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा बताया है। बेटा इतनी रिक्वायरमेंट तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि पता होना चाहिए जब हम कोई चीज को पढ़ रहे हैं। बहुत आधी अधूरी, पता क्या होता है फिर मेरे साथ तो खासकर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी इस टॉपिक में मुझे लगा कि यार थोड़ा और बताना चाहिए, तो एनसीईआरटी में कम लिखा हुआ है, तो बच्चे ना उसकी कसर वैसे भी पूरी कर देते हैं। मतलब मैंने आधा, जैसे एनसीईआरटी में जितना लिखा उतना मैंने पढ़ाया, तो बच्चे मेरे को उधर क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे को तो अल्टीमेटली फिर भी बताना है। अब उसमें क्या रहेगा, आधे बच्चों को तो समझ में आएगा कि वो क्या पूछ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि जो बच्चा सवाल पूछ रहा है दूसरे को समझता नहीं, कह रहा है ये ज्यादा होशियार है, इसे पूछ लेने दे, है ना, ये ज्यादा होशियार है, इसे पूछ लेने दे, मेरे को तो समझ में आता नहीं, छोड़ना। फिर कई बार ऐसा होता है कि केस स्टडी जब वो देता है तो केस स्टडी में थोड़े पॉइंटर्स और डाल देता है, तो उस केस स्टडी को समझने में हमारी हेल्प हो जाती है, फिर ज्यादा लोड नहीं जाता दिमाग पे, है ना। कि अगर उसने 1-2 पॉइंटर्स एक्स्ट्रा डाले ना और हमने वो पढ़े होते हैं, तो हमें लगता है हाँ भाई यार ये पढ़ा हुआ है हमने, ज्यादा ये पता नहीं, ऐसा नहीं कि फिर ऐसा नहीं लगता कि ये केस स्टडी तो यार पता नहीं आउट ऑफ कोर्स ही होगा ये। हालांकि उसमें जो मेन कंटेंट होता है वो वही वाला होता है जो तुमने एक्चुअल में लिखना है। वो आसपास की चीजें देता है तो बस वो डरा देती है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन तो टाइम पास करने के लिए है, ठीक है ना, वैसा नहीं। तो कह रहे हैं कि इधर ऑन द फर्स्ट हियरिंग, पहली हियरिंग पे, पहली सुनवाई पे, और एट एनी लेटर स्टेज या कोई बाद वाली स्टेज पे, इट अपीयर्स टू द स्टेट कमीशन, अगर स्टेट कमीशन को ऐसा लगता है दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ अ सेटलमेंट, की कोई सेटलमेंट हो सकता है, दैट मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टी, जो दोनों पार्टी को एक्सेप्टेबल हो, इट मे डायरेक्ट देम टू गिव देयर कंसेंट, तो उन्हें बोल सकते कि भाई अपनी सहमति दे दो आप फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन विद इन 5 days। इस पॉइंट में मुझे नहीं लगता कोई चेंज है, बिल्कुल एज इट इज है। In case the parties agree for settlement by mediation and give written consent, the state commission refer the matter for mediation and the provision relating to mediation shall apply as it is। बिल्कुल छापो छापो छापो। ठीक है। आगे बच्चों क्या है, वही प्रोसीजरल पार्ट वो बिल्कुल सेम है, तुम देख भी रहे होंगे, दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या भी नहीं किया है, कहीं पे हाईलाइट भी नहीं किया है, बिकॉज ये सेम पार्ट चल रहा है। However, in the event of failure of settlement by mediation, लेकिन अगर क्या हो जाता है बच्चों, हाँ हमारा मीडिएशन फेल हो जाता है, किसी कारण से नहीं हो पाता मीडिएशन, द स्टेट कमीशन शैल प्रोसीड विद द कंप्लेंट, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, बैक गेयर नहीं मारेंगे भाई, अभी बड़े लोगों के पास आ चुके हैं, तो उनसे मसला हल करवाएंगे, ठीक है ना। आगे ये फिर वही वाला सेम पार्ट है, ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द स्टेट कमीशन शैल रेफर अ कॉपी ऑफ द एडमिटेड कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा इसके पीछे वाली जो क्लास है उसमें सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है ना। इफ हाँ वो कह रहे हैं कि अगर जब हमारे को रिसीव होगी कंप्लेन, तो वो जो हमने एडमिट करी है कंप्लेन, है ना, तो उसको एक नोटिस भेजेंगे, किसको, जिसके खिलाफ का, भाई इसको पता भी तो चलना चाहिए ना, आजा बेटा मिलते हैं उधर कोर्ट में, ठीक है। if required goods or if required goods or sample can also be sent to the appropriate laboratory for testing, अगर जरूरत पड़ी तो या तो पूरा का पूरा वो गुड या उसका कोई एक सैंपल कहाँ पे भेजा जा सकता है, टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जा सकता है, वो भी अप्रोप्रिएट लैब में।
ठीक है ना। After considering the lab report and hearing to the party against whom the complaint is filed, the state commission shall passes an order. सब कुछ सेम है, यहां से लेकर के यहां तक सब सेम है, ठीक है। बोलो कोई डाउट है क्या? आगे, इफ एनी ऑफ द पार्टी, यहाँ पे थोड़ा चेंज मिलेगा आपको, इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन, हम इनसे भी नाखुश है, कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द नेशनल कमीशन। अब हम दरकार कहाँ पे लगा सकते हैं अपनी दरख्वास्त? हाँ जी, नेशनल कमीशन में, ऑन द ग्राउंड ऑफ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब ध्यान से सुनना, ये चेंज हो गया, फैक्ट के बेसिस पे आप नेशनल कमीशन में नहीं जा सकते, केवल किसके बेसिस पे जा सकते हो? क्वेश्चन ऑफ, भाई वो फैक्ट प्रूव करने के लिए उधर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन दी है और स्टेट कमीशन दी है, समझ में आ रही ना। अब ऐसे टाइम फूटी मत करो हमारा बिना फालतू में आकर के कि तुम्हारा फैक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो पागल कोई बैठे है उधर जो स्टेट कमीशन में और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बैठे हैं, ऐसा अभी तक फैक्ट चेक नहीं हुआ, फैक्ट हो गया चेक। अगर तुम्हें कोई इंटरप्रिटेशन में अभी भी तुम्हारे झगड़ रहे हो तुम इंटरप्रिटेशन के ऊपर, तो ही किस में जाइएगा? नेशनल कमीशन में। अपील कहाँ पे फाइल हो रही है अब? नेशनल कमीशन में। ध्यान, और वो भी ऐसा नहीं पिद्दी नहीं होना चाहिए, वो पिद्दी हो, सब्सटेंशियल हो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब ऐसा है कि बहुत बड़ी इंटरप्रिटेशन आप, मतलब एक तो बिल्कुल अलग ही इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है और एक बिल्कुल अलग निकाल रहा है, छोटी मोटी इंटरप्रिटेशन नहीं, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। वैसे क्योंकि बच्चों एक बात और बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा समझ के चलना है यहाँ पे। देखो जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट, देखो जैसे नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन किसके माफिक है? सुप्रीम कोर्ट के। किसके माफिक है भाई? जो नेशनल कमीशन है वो तो नेशनल लेवल पे कंज्यूमर के जो प्रॉब्लम है, ग्रीवांसेस है, वो सॉल्व कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट बाकी सब मसलों के लिए। समझ में आ रही है ना? तो दोनों एक माफी की हुई, बस ये कंज्यूमर के लिए, वो सब के लिए। समझ में आ रही है बात? सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बेटा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं जाते, क्वेश्चन ऑफ लॉ ही जाते हैं। तो उसी तर्ज पे है ना, उसी के पैरेलली यहाँ पे ये चीज इस लॉ में भी डाली गई है। लेकिन इस बार अपील करने का टाइम भी क्या होगा? कम होगा। उधर 45 डेज दिए थे, इधर 30 + 30 डेज। तुम्हें समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? 30 + 30 क्या बोल रहा हूँ मैं? 30 + 30 बोले तो फर्स्ट एंड में तो 30 डेज के अंदर ही आपको नेशनल कमीशन में अपील करनी है, लेकिन अगर आप रीजनेबल कॉज की वजह से नहीं कर पाए तो प्लस आपको फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, अभी बताओ अगर आपको अपील करनी है, अगर आप किसके ऑर्डर से नाखुश हो? स्टेट कमीशन के ऑर्डर से नाखुश हो, तो क्या आप कहीं और अपील कर सकते हो? कहाँ पे कर सकते हो अपील? नेशनल कमीशन में, है ना। और नेशनल कमीशन में किसके ग्राउंड पे करोगे आप? सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ग्राउंड पे, और वो भी कितने दिनों के अंदर? एक सवाल पूछूं आपसे, 45 लाख रुपए का मसला क्या नेशनल कमीशन में जा सकता है क्या? जा सकता है, तुमने ना करी, जा सकता है। हाँ, पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में गए हम, ओरिजिनली तो कहाँ पे फाइल होगा? लेकिन एक सवाल साथ में और पूछ लूं, 45 लाख वाला केस क्या नेशनल कमीशन में फाइल हो सकता है? नहीं हो सकता। जा सकता है लेकिन फाइल नहीं हो सकता, जाने में और फाइल करने में फर्क है। समझ में आ रही है बात? फाइल तो कहाँ पे होगा 45 लाख का केस? डिस्ट्रिक्ट में। तुम नाखुश हो तो क्या कीजिएगा? डायरेक्ट नेशनल में जाइएगा? नहीं, पहले कहाँ पे जाइएगा? स्टेट कमीशन में। उनसे बोल रहे जी मजा नहीं आ रहा, ठीक है ना मजा नहीं आ रहा, हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, हम तो आगे जाएंगे। और तो कहाँ पे जा सकते हो? नेशनल कमीशन में। कहाँ पे जा सकते हो? नेशनल में। नेशनल में कितने दिनों के अंदर जाओगे? विद इन 30 डेज, ठीक है ना। आगे वही वाली बात, वो इसका एक्सेप्शन आ गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो अपील बाय अ पर्सन, कोई इंसान क्या नहीं कर सकता? अपील नहीं कर सकता, हु इज रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट, जिसको एक अमाउंट पे करनी थी, इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन। जो किसने फैसला सुनाया था? स्टेट कमीशन ने फैसला सुनाया कि तुम्हें इतने इतने रुपए देने हैं दूसरे वाली पार्टी को, या ऐसा कोर्ट को जमा कराने हैं, या कैसे भी, ठीक है ना। और तुम अपील आगे तभी कर पाओगे, शैल बी एंटरटेन, वो अपील एंटरटेन जब भी की जाएगी बाय द नेशनल कमीशन के द्वारा, अनलेस, जब तक आपने क्या ना करा हो, मतलब जब तक नहीं करी जाने की अपील, अनलेस द एपिलेंट हैज डिपॉजिटेड 50% ऑफ दैट अमाउंट, जब तक आपने क्या नहीं कराई हो,
उन्होंने बोला कि आपको 2 करोड़ रुपए क्या करने हैं, कॉम्पनसेशन के तौर पे देने, तो पहले 1 करोड़ रुपए जमा कराओ, तब जाके नेशनल में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ठीक है ना, नहीं करी जमा तो अपील नहीं कर सकते, कर दी तो अपील कर सकते हो। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट बच्चों, provided also that no appeal shall lie from any order passed by the state commission under a settlement by mediation। अगर तुम्हारा कोई सेटलमेंट हुआ है मीडिएशन के द्वारा और उस पे फाइनल किसने किया है, मोहर किसने लगाई है, स्टेट कमीशन ने, उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते हो, अपील नेशनल कमीशन में नहीं कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे चेंजेस आए? एक तो एक चेंज तो यहाँ पे है, वहां तो 1 और मोर था, यहाँ पे केवल 1 है। ये अपने आप में पूरा का पूरा एडिशनल बुलेट है, ठीक है ना। और यहाँ पे चेंज आया ये वाला, तीसरा चेंज यहाँ पे है, ठीक है। और इसमें ऐसे ही है, ये वाला बुलेट बिल्कुल एज इट इज है। नेक्स्ट है, यहाँ पे चेंज है एक दो तीन, कितने चेंज हुए हमारे, 1 2 3, और यहाँ पे आ गया ये आ गया चौथा चेंज, ठीक है ना। एक तो ये वाला आया चेंज, ये हाई कोर्ट जज, और एक क्वालिफाइड टू बी वन यहाँ पे नहीं है, तो 4 चेंज हो गए। एक यहाँ पे ये वाला चेंज हुआ है, 5, ये सब सेम है, ये सब सेम है, एक ये रहा, ठीक है ना, छठा चेंज, और ये सब सेम है। वो तो कर दिया ना मैंने, हाईलाइट तो कर दिया। 30 डेज, अच्छा अब आया क्या इसमें, 30 डेज और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, 6 चेंज है। बताना कौन कौन से 6 चेंज है। सबसे पहले तो एक होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। दूसरा, एक लेस देन 4, मतलब नोट लेस देन 4 बोलो, नोट लेस देन 4 बोलो, 4 से कम मेंबर नहीं होंगे, या फिर ऐसे बोलो एटलीस्ट 4। कम से कम कितने होंगे, दो हो गए, 2 चेंज हो गए। तीसरा चेंज, क्या चीज, हाँ, एक वो तीसरा बुलेट एडिशनली हो गया वो, ठीक है ना, कि वो कहाँ पे स्टेट कैपिटल में क्या करेगी, वो इस्टेब्लिश करेंगे हम उसे, ठीक है ना, वो वहां पे फंक्शन करेगी, ठीक है। 3, चौथा, एक क्वालिफाइड टू बी वन नहीं है यहाँ पे, और किसका जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का। 4, पांचवा, 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ तक, और छठा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और साथ में 30 डेज। ये 6 डिफरेंसेस है, और वो उसके पता ही, आप लिख लो इसकी, इसमें से 6 डिफरेंसेस है, ठीक है ना, क्योंकि जब सब बाद में पढ़ोगे तो आपको आसान रहेगा। हाँ जी, जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जी, और उसमें हमारे साथ कोई चीटिंग हुई, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकती है, और एक हमारे देश के अंदर कानून होता है रेरा, है ना, रियल इस्टेट से जो डील करता है, तो वो उसमें भी जा सकता है, ठीक है ना। कंज्यूमर में भी जा सकता है वो, और उधर में भी जा सकता है। और इस पे एक और एक्ट लगता है, लेकिन वो स्पेसिफाइड लगता है जब हम कोई फ्लैट लेते हैं, ठीक है ना, तो उस पे लगता है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। लेकिन वो स्पेसिफाइड कंडीशन में लगता है कि जब आपने कुछ उसमें पैसा जमा कराया हो, और फिर उसने आपको फ्लैट देने की बात की हो, और वो बाद में, तो ऐसे जो इस तरह के मसले हैं, वो स्पेसिफाइड केस देखना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है ना, किन किन लॉ के अकॉर्डिंग आप उसमें क्या कर सकते हो, उसकी केस फाइलिंग कर सकते हो। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिन पे 3-3, 4-4, 5-5 लॉ के तहत भी आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो। जैसे कि मैंने 3 का तो एग्जांपल बताया आपको, एक रेरा हो गया, एक आपका वो हो गया कोपरा 2019 हो गया, और एक आईबीसी हो गया, है ना, तो ये चीज है। नेक्स्ट बच्चों, नेशनल कमीशन। अकॉर्डिंग टू द कोपरा 2019, द सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, नॉट एसजी, क्योंकि इस बार ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो चुकी है, इस बार किसी एक स्टेट के मसले की बात नहीं है, इस बार देश की बात है, और देश के ऊपर कंट्रोल किसका रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, वापस से एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी, एक नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, नेशनल कमीशन बोलते हैं। ये एडिशनल बुलेट जो पिछले के जैसा है, और पहले वाली से डिफर करता है, क्योंकि पहले वाली में तो ये वाला बुलेट है ही नहीं है, स्टेट कमीशन में है, तो उसके उसके माफिक क्या है, ये वाला बुलेट यहाँ पे इन्होंने डाला है, लेकिन चेंज यहाँ पे भी है। तुम देख लो, द नेशनल कमीशन शैल ऑर्डिनरली फंक्शन एट द नेशनल कैपिटल। जो आपकी नेशनल कमीशन होगी वो कहाँ पे फंक्शन करेगी,
नेशनल कैपिटल में, मतलब कहाँ पे होगी ये, दिल्ली में होगी। बात समझ में आ रही है? आगे, द नेशनल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, इसमें कौन होगा, एक तो प्रेसिडेंट होगा, एंड नॉट लेस देन 4 अदर मेंबर्स। किसके जैसा है, बिल्कुल स्टेट के जैसा है, 4 से कम नहीं होंगे, एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी अ वोमेन, ठीक है ना, उनमें से एक कौन होनी चाहिए, वोमेन होनी चाहिए। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, चेंज है बच्चों यहाँ पे, इन सबको कौन अपॉइंट करेगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी, किसकी रिकमेंडेशन पे, अब सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो लोग आएंगे वो चेंज होंगे, समझ में आ रही ना बात, क्योंकि बात आ गई अब नेशनल पे, ठीक है ना। तो कह रहे सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, नॉट सीजेएचसी, नॉट सीजेएचसी, इनफैक्ट हाँ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई नेक्स्ट लेवल, तुम सोचो कि प्रधानमंत्री भी उसके सामने कुछ नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझा क्या आपको, मतलब नाम में इतना भारीपन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजेआई, और एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जिसको किसने नॉमिनेट किया हो, नॉमिनेटेड बाय द सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वापस से कितने मेंबर होंगे, कम से कम 4, एक कौन होगा, प्रेसिडेंट, और उनमें से एक कौन होनी चाहिए, वोमेन होनी चाहिए। इन सबको अपॉइंट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी रिकमेंडेशन पे करेगी, सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इतनी बात समझ में आती है, एंड और ये होंगे साथ में, उन दोनों में से तो कोई तो एक होगा, इनमें से ये होंगे ही होंगे। द सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड कंज्यूमर अफेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस बार स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेम मिनिस्ट्री जो किसकी है, सेंट्रल की है, उसका सेक्रेटरी होगा, समझ में आई बात, मिनिस्ट्री सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड कंज्यूमर अफेयर्स, है ना, लेकिन कौन से वाली गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की, उधर किसका होता था, स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों में ही, ठीक है ना। तो मैं फर्क समझ में आ रहा होगा बच्चों, देखो कितना आसान होता है कि अगर हमारे बेस मजबूत हो, हमारी अगर नींव मजबूत हो, तो आगे, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, कोई आज की क्लास अगर फर्स्ट एंड में देखे ना, कोई फर्स्ट एंड में देखे तो बोलेगा कितना वाहियात पढ़ा रहा है, केवल क्या कर रहा है वो, इंग्लिश की हिंदी कर रहा है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ बेटा, उसके पहले 1.25 घंटे मेहनत की है ना। अगर आपको ये समझना है तो सबसे पहले जाके किसको समझो, वो किसको, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, वहां पे बहुत डिटेल में, बहुत रुक रुक के, है ना, जिसको मैंने 5 मिनट में खत्म किया, 7 मिनट में खत्म किया, वो 1.25 घंटे लगाए, ऐसे कोई ना लगाए। आगे, द पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट, जिसको हम नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट बोल के अपॉइंट करेंगे, मस्ट बी अ सिटिंग, या तो वो आज के दिन पे होना चाहिए, और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, वो कौन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको पैरेलली हमारा जुडिशियरी सिस्टम हल्का फुल्का समझता है तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये नेशनल लेवल की बात चल रही है, तो बंदा इसके अंदर जो आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, क्योंकि नेशनल के माफिक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना। द पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट मस्ट बी सिटिंग और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, ये चीज है यहाँ पे, या मतलब ऐसा जो बड़ी पोजीशन रखता हो, भाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी, समझो ना, ऐसा समझो आप, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के माफिक है, नहीं समझा, है ना भाई, हाई कोर्ट का जज नहीं बोल रहा हूं मैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या तो वो हो, या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या रह चुका हो, ठीक है। आगे, द नेशनल कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन, ये बहुत पॉइंट आसान है, अब कोई लिमिट नहीं है, बस जहां तक वहां पे कवर हो गया उसके ऊपर, है ना, जितनी भी श्रद्धा है। The National Commission shall have jurisdiction to entertain complaint where the value of goods or services paid as consideration exceeds rupees 10 crore. जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना 7 करोड़, ऐसे ही सीधा 10 करोड़, है ना, तो 10 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि 10 करोड़ तक तो उधर ही आ गया। Either on the first hearing or at any later stage, it appears to the National Commission that there exists element of a settlement that may be acceptable to the parties. It may direct them to give their consent for settlement of the dispute through mediation within 5 days, as it is. या कोई चेंज है कोई चेंज नहीं ना,
अगर बिल्कुल सेम है, अगर कोई भी स्टेज पे या पहले ही हियरिंग में किसको, नेशनल कमीशन को ऐसा लगता है कि कोई मीडिएशन की कोई तो संभावना है, हो सकता है यार आउटसाइड कोर्ट ये हो सकता है सेटल, तो बस कंसेंट मांग लेंगे उनसे 5 दिनों में, उनकी भाई दे दो अपने लिखित में कंसेंट दे दो कि हम ये मसला आउटसाइड कोर्ट क्या कर लेंगे, सुलझा लेंगे। ठीक है, आगे, इन केस द पार्टीज एग्री फॉर सेटलमेंट बाय मीडिएशन एंड गिव रिटन कंसेंट, द नेशनल कमीशन रेफर द मैटर फॉर मीडिएशन एंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू मीडिएशन शैल अप्लाई। बिल्कुल सेम डिक्टो। However, in the event of failure of settlement by mediation, the National Commission shall proceed with the, वापस से आ जाएगा केस। On receiving the complaint, the National Commission shall refer a copy of the admitted complaint to the party against whom the complaint is filed. If required, goods or a sample can also be sent to the appropriate lab for testing. After considering the lab report and hearing to the party against whom the complaint is filed, the National Commission passes an order. दोबारा करूँ इसकी इंग्लिश की हिंदी? जरूरत नहीं है ना बिल्कुल भी, शक की निगाहों से देखो मेरे पास ये चल क्या रहा है। आगे बच्चों यहाँ पे देखो, इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई, गलत बोला मैंने, ऐसे कहाँ लिखा है कंज्यूमर, एनी ऑफ द पार्टी लिखा है, एनी ऑफ द पार्टी, समझ में आ रहा है, कोई भी, कंज्यूमर नहीं, कोई भी पार्टी, ठीक है ना। इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट। वो किस में जा सकते हैं, लास्ट चांस है बस, लास्ट चांस कि अब कहां पे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कहां जा सकते हो, एक सवाल पूछूं क्या आपको, क्या 45 लाख वाला केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? जा सकता है। ये पहले पहले अलाउड नहीं होता था, ठीक है ना, पहले अलाउड नहीं होता था इसमें 1986 वाले में, अभी अलाउड किया ये, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है केस, है ना, लेकिन अपील अपील हो के, लेकिन फाइल तो नहीं होगा, ठीक है ना। और ऑन द ग्राउंड ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तुम्हें यहां भी समझता होगा, है ना भाई। देखो नेशनल कमीशन किसके माफिक थी, सुप्रीम कोर्ट के, उसी में ही सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर अपील हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में तो बाकी मसलों में भी होती ही किस पे ही है, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, तो इधर तो नहीं जा सकते ना फैक्ट के बेसिस पे, जब नेशनल में नहीं जा रहे तो इधर कहां जाएंगे भैया। अब ये अल्टीमेट पावर है, ठीक है ना, जहां जो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो नेशनल कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ, वो भी किस पे, ऑन द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे या उसके ग्राउंड पे, विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर। यहाँ पे टाइम में कोई चेंज नहीं है, और बाकी सब सेम है ये पॉइंट, बस अपील कहाँ पे हुई है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। Provided further that no appeal by a person who is required to pay an amount in terms of an order of the National Commission shall be entertained, कोई भी अपील नहीं की जाएगी जब तक आप 50% पैसा नहीं जमा करोगे by the Supreme Court unless the appellant has deposited 50% of that amount। समझ में आ रही है? और एक बात और बताऊं बच्चों, ये जो सारी चीजें लिखी है ना, जो मैंने आपको एक एक टॉपिक में पढ़ाई, ये तुम समझो कि जो कोपरा 2019 है ना, उसका आधा एक्ट समझ के चलो तुम। ये उधर ऐसे नहीं है, ना ना ना, ऐसे आधा नहीं है, मतलब ये तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तुम यहाँ पे तुम बेयर टेक्स्ट पढ़ के देखो, मैं तुम्हारे साथ पीडीएफ शेयर कर दूं, मैंने पढ़ा है ना पूरा बेयर टेक्स्ट, तभी तो ये पूरे नोट्स बनाए पूरा बेयर टेक्स्ट पढ़ के। वो पूरा बेयर टेक्स्ट पढ़ोगे ना, तो उसमें देखोगे कि आधा, मतलब ऐसा होगा कि मेरे ख्याल 120 पेज का होगा वो, उसमें से 120 से भी ज्यादा का हो सकता है मेरे को जहां तक जितना याद आ रहा है, उसमें से आधे पोर्शन में जितना मैं आपको ये 3 टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब लिखा है। वहां पे ऐसे नहीं लिखा कि एक ही जगह सारी चीजें लिखी है, इन सबके अलग अलग सेक्शन और सब सेक्शन है, कि जैसे मैंने यहाँ पे, मेरा तो एक बुलेट है, वहां पे एक सेक्शन में ये बात लिखी है, उसे बहुत डिटेल में लिखा है, लॉ की लैंग्वेज में लिखा है, मैंने उसे बहुत सिंप्लीफाई करके आपको सर्व कर रहा हूँ, जिस्ट वही है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि आप 50% अगर नहीं जमा कराएंगे तो अपील नहीं कर सकते। आगे देखो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास बाय द नेशनल कमीशन अंडर अ सेटलमेंट बाय मीडिएशन। अगर आपने मीडिएशन करा लिया, नेशनल ने से फाइनल कर दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। ये पहले लिखा होता था, फिर ये यहाँ से टेक्स्ट हट गया, एक बार पढ़ लो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने जानबूझ के उसे हटाया नहीं, मैंने उसे लिखा रहने दिया और उसे ऐसे कट किया।
पहले ना जो अमाउंट होती थी, अभी जो 10 करोड़ से ज्यादा है ना, वो 1 करोड़ से ज्यादा की होती थी। तो ऐसे लिखा है, मैं बता दूं क्या लिखा है। वो कह रहे थे कि पहले सुप्रीम कोर्ट में केवल वही अपील हो सकती थी सुप्रीम कोर्ट में जो ओरिजिनली केस कहाँ पे फाइल हुए, नेशनल कमीशन में। यानी कि वो जो पीछे से चलते हुए आ रहे हैं ना, उनकी नहीं होती थी, बस उनके लिए तो कौन ही फाइनल है, नक्की जो नेशनल कमीशन ने बोल दिया वही सदाकत है, वही सच है बस। अब उसके बाद कितने रोते पीटते रहना, कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना? लेकिन अब वो चीज हटा दी गई है यहाँ से, ठीक है ना? तो अब क्या कर सकते हो आप, जो पुराने वाले मसले होते हैं, जो पिद्दी पिद्दी होते हैं, वो भी कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। इतना मतलब प्रैक्टिकली जाते नहीं है, ठीक है ना भाई? वो पागल कोई ना है, उधर 3-3 तुम जुडिशरी को छोड़ के आए हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो। बहुत मतलब बहुत लैंडमार्क केस समझ, मतलब ऐसा बन रहा है केस की जहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जा रहा है, तब जाएंगे केस। सुप्रीम कोर्ट में जाना छोटी मोटी कोई ना बात है, ऐसा, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे कोई ना कि आज इधर कर दिया हमने, आज मसला हल तो कल अपील, है ना, फिर उधर चले गए कि 2-4-5 दिन लगेंगे। आधी जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी ये केस लड़ने लड़ने में, ठीक है ना? नोट बच्चों, consumer mediation cell is established as an alternate mechanism to ensure faster and more speedy dispute settlement by respective commission। ये क्या लिखा है, ये भी अमेंडमेंट थी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कंज्यूमर मीडिएशन सेल क्या की है, स्टैब्लिश की है, ठीक है ना? ये एक ऑल्टरनेट तरीका है। क्या तरीका है? ऑल्टरनेट मतलब एक ऑप्शन है, ऑल्टरनेट मैकेनिज्म है टू एंश्योर फास्टर एंड मोर स्पीडी डिस्प्यूट सेटलमेंट बाय रेस्पेक्टिव कमीशन। मतलब हर एक कमीशन ने एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल क्या करके रखी है, स्टैब्लिश करके रखी है, कि अगर आपका कोई मसला ऐसा है कि जो मीडिएशन से तुम्हारा बाहर सॉल्व नहीं हो रहा और कोर्ट में तुम आना नहीं चाहते हो, या कोर्ट में हम भी नहीं बुलाना चाहते हैं तुम्हें, क्योंकि वहां तो भैया पूरी क्या चलेगी, वहां पे पूरी प्रोसीडिंग चलेगी वहां पे। हम आपको एक मीडिएशन सेल दे रहे हैं, मतलब एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है ना? हर एक कमीशन अपने रेस्पेक्टिव उन्होंने क्या करके रखा है, ऑल्टरनेट सिस्टम बना के रखा है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसे ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ हमारे साथ गलत हुआ है और एक रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर होने के नाते हमें क्या करनी है, कंप्लेन फाइल करनी है। तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक दो केस मैंने भी फाइल किए थे और उनमें मेरे को भी कंज्यूमर कोर्ट से क्या मिले हैं, मतलब सेफगार्ड मिला है। दिखाता हूँ मैं आपको, शायद मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, नहीं नहीं है। ये देखो, ये एक एप्लीकेशन है, इस पे जाना आप, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, ठीक है ना? इसमें देखो अभी मेरी जो पेंडिंग ग्रीवांसेस है वो जीरो, इधर ऐसे आ रहा है, आप करोगे तो इसमें सारा को मिल जाएगा। और इधर मैंने एक कंप्लेन अभी डाली थी, तो इसमें लिखा है रिजोल्व ग्रीवांसेस एक, है ना? एक कंपनी के एक कंपनी तो बदतमीजी थी, उन्होंने तो इनकी भी बात नहीं सुनी, ठीक है ना? मतलब नाम, चलो मैं नाम लेता नहीं हूँ, हाँ चलो नाम ले भी लेता हूँ, क्या ही कीजिएगा, जो होता है वो कर लीजिएगा, ठीक है ना? मामाअर्थ के खिलाफ क्या की थी, कंप्लेन की थी उन्होंने। मतलब ठीक है, उनके प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन चीटिंग चीटिंग भी की करते हैं वो, मतलब उनके पोर्टल में दिक्कत है। उनके पोर्टल में दिक्कत है कि वो पहले क्या करते हैं, वो ऑफर लेके आते हैं, ठीक है ना, और उसकी बराबर से टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताते। नालायक क्या करते हैं, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब तुमने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, पेमेंट भी हो गई, बाद में ऑर्डर को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, है ना? और उन्हीं के पोर्टल पे अगर कंप्लेन करो तो क्या करते हैं, वो बाद में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर देते हैं हमारे, मतलब कि देखो ये तो ये था, है ना? और जो पहली टर्म्स एंड कंडीशन है अपनी वेबसाइट पे चेंज कर देते, बाद में बोलते हैं कि हमारे तो वेबसाइट पे ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है ना? तो इसके खिलाफ मैंने कंप्लेन की थी। इन्होंने इतना बदतमीजी की, इनके हेल्पलाइन वालों के साथ भी इतना बदतमीजी की, इनके भी फोन नहीं उठाए, ठीक है ना? अल्टीमेटली हार तक के ये भी बोलने लगे, भाई साहब हमारे फोन नहीं उठा रहे वो। अब देखो, जब मान लो कंज्यूमर हेल्पलाइन वालों के फोन नहीं उठा रहे, तो एक आम कंज्यूमर को देखो कितना उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, भले ही कंपनी किस में चले जाए, लिस्टिंग में चले जाए, वो शेयर मार्केट पर लिस्ट हो जाए वगैरह वगैरह, ठीक है ना? एक दो ऐसे है। फिर ये रहा कि अब चाहते तो इसमें और भी आगे बढ़ सकते थे बच्चों, लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि कहीं ना कहीं तो आकर के ये रहता है कि यार अब, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं नहीं, एक इंसान के पास एक टाइम की भी वो रहती है कि भाई हाँ मेरा इतना टाइम है, मेरे को इतना लोड करना है। अगर चीजें वो स्पीडली हो जाती है और घर बैठ के हो जा रही है तो ठीक है, फिर वही वाली बात आती है कि यार हो तो जाएगा काम, लेकिन वो चक्कर काटने पड़ेंगे, है ना, तो वो टाइम अलॉट करना पड़ेगा, तो बस वही वाली बात आती है, ठीक है ना? कहीं वो एक पॉइंट पे जाकर के रहता है।
तो कह रहे हैं कि हर एक रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव कमीशन ने अपने क्या करके रखी है, ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बना के रखा है। ऑल्टरनेट मैकेनिज्म समझते हो आप, मतलब एक और ऑप्शन, एक और सिस्टम बना के रखा है। रेस्पेक्टिव कमीशन क्यों बोल रहा है, सबने, मतलब स्टेट ने भी, डिस्ट्रिक्ट ने भी और नेशनल ने भी एक ऑल्टरनेट सिस्टम बना के रखा है। वो ऑल्टरनेट सिस्टम क्या है, कंज्यूमर मीडिएशन सेल। इसका मकसद क्या है, ताकि और फास्टर और मोर स्पीडी डिस्प्यूट सेटलमेंट हो सके। नमन भैया यार कभी एक वर्ड उधर से उठा लेते हो, एक वर्ड इधर से उठा लेते हो, बेटा समझाना तो देखो ऐसे ही पड़ेगा, इंग्लिश में तुम पढ़ लो, बाकी हिंदी में मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हर एक रेस्पेक्टिव कमीशन ने एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म क्या करके रखा है, एक ऑल्टरनेट सिस्टम भी तैयार करके रखा है ना, जिसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर मीडिएशन सेल। वो कंज्यूमर मीडिएशन सेल क्या करती है, फास्टर एंड मोर स्पीडी डिस्प्यूट सेटलमेंट करती है। अब पढ़ लो इसे पूरा इंग्लिश में क्या लिखा। देखो गवर्नमेंट कितनी साथ है कंज्यूमर की, गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर देके रखा है आपको, एक बात, ठीक है ना, 3 टियर जुडिशियल मशीनरी दी है आपको, दूसरा, है ना, दूसरा ऑप्शन आपके पास हो गया। तीसरा रेस्पेक्टिव, जो ये है रेस्पेक्टिव कमीशन, मतलब जो 3 टियर जुडिशियल मशीनरी है, इसने भी एक क्या करके रखा है, मीडिएशन सेल क्या करके रखा है, एस्टेब्लिश करके रखा है। और 3 टियर जुडिशियल मशीनरी आपको अलाउ करती है कि आप क्या भी करा सकते हो, मीडिएशन करा सकते हो, क्या करा सकते हो, और क्या बच्चे की जान लोगे आप, हाँ जी। और आपको राइट भी दिए, क्या भी दिए, कि पहले यहाँ पे इन 4 जगह आने की जरूरत ही नहीं है आपको, पहले किससे मसला हल करा लो, जिसने गलत किया है, जिसने गलत किया है पहले उसको जाके अपना दुखड़ा सुनाओ ना, कि भाई तूने मेरे साथ गलत किया है। अरे आपको दिया है ना, राइट टू बी हर्ड दिया है, राइट टू सीक रेट्रेसल दिया है, पहले तो वहीं से कर लो, नहीं होता तो फिर इन 4 जगह आना। समझ में आ रही है, तो देखो कितना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हाँ बोलो ना, अरे बोलो ना, आगे चल सकते हैं क्या बच्चे लोगों, चलो अब यहाँ पे आ जाओ इसकी समरी पे। अब देखो बहुत प्यार से बनाई ये, एक आध इसमें मिस्टेक रह गई थी, वो मैंने कर दी थी सही, लेकिन फिर भी मैं ऐसा बोलता हूँ बच्चों कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे, वैसे तो अभी पता पड़ जाएगा वो, लेकिन अगर फिर भी लगता है कोई पॉइंट मिस हो गया यहाँ पे, या रह गया, या आना चाहिए, या थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक, ऐसा लगता नहीं है, वैसे मुझे है इसमें, मैंने कर दी थी सही, तो अब प्लीज बता देना, है ना, ऐसा मत सोचना कि ये पता नहीं क्या है, एटलीस्ट अगर डाउट आए तो कोई पूछ लेना, वैसे तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है बेसिस, कलर चेंज करते हैं, ये लिखा है बेसिस, और ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये स्टेट कमीशन, और ये नेशनल कमीशन, है ना। और जिस सीक्वेंस में मैंने ऊपर बुलेट्स लिखे हैं ना, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे समरी डालिए, ताकि आप ऊपर नीचे ना हो करके आप कंफ्यूजन में ना हो, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जिस फ्लो में हम पढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं माइंड उसको कैच करता है, और उसी फ्लो में हम बार बार एक चीज को देखते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं 50% 60% हमारे माइंड में क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। तो उसी फ्लो में लिखा है मैंने यहाँ पे। ऑल्सो नोन एज, इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ऐसे इधर क्या बोलते हैं, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, और इसको क्या बोलते हैं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। स्टैब्लिश्ड बाय, कौन स्टैब्लिश करती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर, है ना, ये कितनी हो सकती है, ये 1 और मोर हो सकती है, वो एक होगी, वो एक होगी। फंक्शन एट, ये कहाँ पे फंक्शन करेगी, डिस्ट्रिक्ट में, बताया नहीं, लेकिन भाई वो डिस्ट्रिक्ट में जब उसने बोल दिया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगी, तो वहीं पे फंक्शन करेगी। अब डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं कोई किसी कस्बे में कर दो, या वो डिस्ट्रिक्ट में होगी, मैं जैसे मुजफ्फरनगर की मुजफ्फरनगर में, ठीक है ना, मेरठ की मेरठ में, तो फंक्शन है डिस्ट्रिक्ट, इधर स्टेट कैपिटल में स्पेसिफिकली बताया, और उधर नेशनल कैपिटल में। कंपोजिशन बता रहे हैं कि इनमें कौन कौन रहने वाला है, कितने कितने लोग रहने वाले हैं, सारे बच्चों को पता है, तीनों में एक एक तो प्रेसिडेंट होता है, इधर दो से कम मेंबर नहीं होते, यानी कि कम से कम कितने होते हैं, 4 4 उधर होते हैं। समझ में आई बात, पढ़ लो उसे, पढ़ो, अरे इसे पढ़ो ना, कंपोजिशन को पढ़ो पहले। प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, 1 मस्ट बी अ वुमन, प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स, 1 मस्ट बी अ वुमन, प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स, 1 मस्ट बी अ वुमन। कोई डाउट तो नहीं है, कहाँ पे,
वो मैंने समरी के तौर पे लिखा है ना, समरी के तौर पे लिखा है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, हाँ, प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट ऐसे लिख सकते हैं। चलो मैं लिख दूंगा, बाकी उसका मीनिंग तो वही है ना, और क्लैरिटी आ जाएगी, एटलीस्ट। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया। अच्छा, अपॉइंटेड बाय, इन दोनों को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और इधर नमन भैया वो नहीं लिखा यार आपने, वो किसकी रिकमेंडेशन पे वो वगैरह, ठीक है ना, वो यार इधर आएंगे ना तो वो नेसेसरी बढ़ के आएगा, पोच पोच हो जाएगी, बहुत ज्यादा समरी समरी नहीं रहेगी, फिर वो पूरा डिटेल बन जाएगी। अभी बुलवाता हूँ आपको। चलो बोलो, ये अपॉइंटेड तो अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, और इधर सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल में। चलो बताओ, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे करते? तीनों में बताना। सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अब सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो लोग होते हैं, दो में तो सेम रहते हैं, नेशनल में अलग रहते हैं। चलो बताओ, इसमें डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में कौन कौन रहेंगे? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट nominated by the chief justice of high court and secretary of ministry of law and consumer affair of the state government। समझ में आ रही है बात? इधर नेशनल में बोलो, नेशनल में कौन रहने वाला है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। नहीं, अभी पहले सुनो, पहले आपने क्या बोला? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और कौन होगा? एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कोई भी होगा के साथ में? नहीं ना, हाँ बोलो। सेक्रेटरी होगा ना एंड में, तो भाई इन दोनों में से तो एक होगा। आपने जो चीज बोली थी वो अलग बोली थी, वो दो पॉइंटर्स अलग अलग है, मैशअप मत बना देना। समझ में आ रही ना? अच्छा, साथ में सेक्रेटरी रहेगा किसका? बोलो ना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड कंज्यूमर अफेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आती है आपको? वो जो आपने मिक्स किया था, वो किसकी क्वालिफिकेशन से मिक्स किया था? समझ में आया? तुमने ये जो सिलेक्शन कमेटी की का जो जैसे कंपोजिशन बोलते हैं, सिलेक्शन कमेटी की जो कंपोजिशन है, उसे तुमने प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन से मैशअप बनाया उसका। समझ में आ रही है? दो चीजें सारे बच्चों को मैसेज देना चाहता हूं, उनकी गलती से सीख लो, ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन है वो अलग चीज है, और जो सिलेक्शन कमेटी की जो कंपोजिशन है वो अलग चीज है। यहाँ पे लिख लेना कि इसमें डिफरेंसेस है, क्योंकि आप एट लास्ट जाके ये ऐसे चांसेस है ज्यादा कि दोनों में क्या कर सकते हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बच्चों, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट देखो, ये नीचे देखो, सिटिंग और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, क्वालिफाइड टू बी 1 होना चाहिए। इधर क्या है? सिटिंग और फॉर्मर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, और इधर सिटिंग और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यही तो पॉइंट बोला था वर्मा जी आपने, ये वाला। ये क्वालिफिकेशन में है, किसकी क्वालिफिकेशन में? प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन में। इसको सिलेक्शन कमेटी के कंपोजिशन से मैशअप मत बनाना, फिर कह रहा हूं, ठीक है ना। आगे, ज्यूरिसडिक्शन, कितने तक के केस एंटरटेन करेगी? 1 करोड़ तक, फिर 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक, और उधर 10 करोड़ से ज्यादा। आगे, सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, तीनों में क्या है? एप्लीकेबल है, तीनों में हो सकता है मीडिएशन। अपील कहां पे करेंगे हम? अपील टू, इधर करेंगे स्टेट कमीशन में, लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ के ग्राउंड पे, और वो भी 45 दिनों के अंदर। इधर कर सकते हैं नेशनल कमीशन में, मतलब अपील अगले वाली में ही होगी। तो स्टेट की अपील कहां पे होगी? नेशनल में, और वो भी किस पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो भी 30 दिनों के अंदर। और इधर कहां पे हो सकती है नेशनल की अपील? सुप्रीम कोर्ट में, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे, और वो भी 30 दिनों के अंदर। कहने का मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। हाँ बोलो ना। अच्छा, अपील कब नहीं होगी? जब तक आपने 50% पैसा जमा ना कराया हो। तीनों में वही है। नो अपील, कब नहीं होगी अपील? इन केस ऑफ मीडिएशन, तीनों ही केस में। एक और केस में अपील नहीं होगी, जब टाइम लैप्स हो जाए। क्या हो जाए? जब टाइम लैप्स हो जाए। वो पॉइंट भी चलो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। 3 केस में अपील नहीं हो सकती, एक तो टाइम लैप्स हो जाए, 50% पैसा ना डिपॉजिट कराया हो, और तीसरा मीडिएशन के केस में अपील नहीं हो सकती। मुझे बताओ,
बात समझ में आती कि नहीं आती है? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं या एक बार बिना देखे अगर मैं ऐसे ऐसे लगाऊं बस इस स्क्रीन पे तो इनके बेसिस पे आप मेरे को बता सकते हो कि तीनों में क्या डिफरेंस है। चलो जी, पैरेलली इधर 3 साइड में रखना, सब बंद कर दो, कॉपी रजिस्टर कुछ नहीं खोलने का जिसमें ऐसा लिखा हो यहाँ पे, बस मेरी आंखों में देखो और मुंह से बोलो, ठीक है ना? बाकी और सब इधर उधर सब बंद कर दो, कॉपी फोन अपने। चलो बताओ इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को क्या बोलेंगे, पूरा नाम बताओ। वो ऐसा नहीं कि भारी वाले का हल्के वाला बता रहे हो, हल्के वाले का भारी वाला नाम बताओ। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। बेटा थोड़ा ठहराव लेके आओ, आराम आराम से बोलोगे तो चीजें सेट होएगी, और बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करोगे अभी इस टाइम पे, जब मैं रिवीजन कराऊंगा तब आना, तब मैच करना मेरी स्पीड को, ठीक है ना? अभी आराम आराम से बोलो ताकि समझ में आए, बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करोगे तो कुछ सेट नहीं होएगा। वापस से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। उसको क्या बोलते हैं अगले वाली को? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अभी तो लगेगी क्लास है। तीसरा नेशनल को क्या बोलते हैं? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। कौन स्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर दूं यहाँ पे, जो मैं वो एक लाइन ले रहा हूँ वो पहले मतलब जो सीक्वेंस चल रहा है वो पहले डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और नेशनल का, ठीक है ना? तो वो ऐसे मान के चलना, मैं बार बार बोलूंगा नहीं अदरवाइज कंफ्यूजन होगी, ठीक है ना? तो वो डीम्ड है कि वो फ्लो वैसे चल रहा है। नंबर वन और मोर, वन और वन, फंक्शन एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कैपिटल, नेशनल कैपिटल, कंपोजिशन एक प्रेसिडेंट, कम से कम 2 मेंबर, एक प्रेसिडेंट कम से कम 4 मेंबर, एक प्रेसिडेंट कम से कम 4 मेंबर, और तीनों में कॉमन बात क्या है? एक वोमेन होनी चाहिए, ठीक है? आगे बच्चों जो कंपोजिशन तो हो गई, अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि एसजी, एसजी, सीजी, ठीक है ना? किसकी रिकमेंडेशन पे? हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन, सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। किसकी रिकमेंडेशन पे? सिलेक्शन कमेटी के अंदर पहले इन दोनों में तो सेम रहते हैं शुरू के 2 वालों में, तो वो बताओ सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट, nominated by the chief justice of the high court and secretary of the ministry of law and consumer affair of the state government। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट तो नहीं है? इधर नेशनल वाले के लिए बताओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट nominated by the chief justice of India and secretary of the ministry of law and consumer affair of the central government। समझ में आती है बात? इधर अपॉइंटेड बाय में मैंने बहुत थोड़ा लिखा है लेकिन बार बार बुलवा रहा हूँ आपको, पूरा बुलवा रहा हूँ, ठीक है ना? लिखने का ना लिखने का पर्पस था, बुलवाने का पर्पस है, ठीक है ना? क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, और मैशअप मत बनाना ऊपर वाले पॉइंट को इस वाले को। हाँ बोलो जी। या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिटिंग जज होना चाहिए, या फॉर्मर जज होना चाहिए, या क्वालिफाइड टू बी वन होना चाहिए, ठीक है ना? इधर सिटिंग जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या फॉर्मर हो, क्वालिफाइड टू बी वन का कोई काम यहाँ पे नहीं है, फ्रेशर को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, ठीक है ना? आगे भी नहीं देंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है बोलो? सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी जज ऑफ द, अच्छा फॉर्मर सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के माफिक है, ये लाइन को मेरे ध्यान रखना, ठीक है ना? जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो किसके माफिक है? सुप्रीम कोर्ट के जज के माफिक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माफिक नहीं, वो तो नेक्स्ट लेवल अथॉरिटी है, ठीक है ना? अच्छा नेक्स्ट बच्चों, ज्यूरिसडिक्शन, ये क्या होती है?
तुम बताओ, चलो मैं नहीं बोल रहा हूँ। ज्यूरिसडिक्शन क्या रहेगी? हाँ, दायरा। बोले तो अमाउंट रहेगी वो। अमाउंट कितने कितने बच्चे लोगों उसमें? बोलो 1 करोड़ तक, ठीक है ना। फिर 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक, और फिर 10 करोड़ से। सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तीनों में हो सकता है। अपील हो सकती है क्या? डिस्ट्रिक्ट की अपील बताओ। स्टेट में कौन से ग्राउंड्स पे? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। कितने दिनों के अंदर एक्सटेंशन मिल जाएगा? कितने दिनों का? कब मिलेगा? जब सफिशिएंट कोज अवेलेबल हो, ठीक है ना। अच्छा, अगले स्टेट की अपील हो सकती है, कहाँ पे होगी? नेशनल में। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। किस ग्राउंड पे होगी? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। समझ में आ रही है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की अपील हो सकती, सॉरी, नेशनल कमीशन की अपील हो सकती है, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। कितने दिनों के अंदर? कौन से ग्राउंड पे? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ग्राउंड पे। हाँ बोलो, क्या इनमें दोनों में आपको एक्सटेंशन मिल सकता है? कितने कितने दिनों का? 30 दिनों का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन कौन से बेसिस पे? अगर सफिशिएंट कॉज अवेलेबल हो। अच्छा, अपील कब नहीं होगी? पहली बताओ। तीन तीन पे केस में अपील नहीं होती। जब तक आपने 50% पैसा तीनों में न जमा कराया हो, तीनों ही केस में, तो अपील नहीं होगी। दूसरी अपील कब नहीं हो सकती? अगर तुमने मीडिएशन करा लिया तो अपील नहीं होगी तीनों ही केस में। और तीसरा केस बताओ जब अपील नहीं होगी। हाँ, मतलब 45 दिनों के बाद और 30 दिनों के बाद और 30 दिनों के बाद अपील नहीं होगी। बस उसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर सफिशिएंट कॉज अवेलेबल है। और अगर नक्की कर दूं तो 45 + 45 किसी भी उसके बाद, उसके बियॉन्ड किसी भी सूरत में अपील नहीं होगी। 30 + 30 के बाद कभी भी अपील नहीं होगी। 30 + 30 के बाद कभी भी अपील नहीं होगी। जिसको ऐसा लगता है मैंने गाने गाए तो वैसा समझिएगा, जिसको लगता है कि हम अपने को समझ में आए तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती, है ना। और बच्चों, यही मेरा टारगेट था, ठीक है ना। मैंने कि जैसे आपको वादा किया था कि वो बच्चा आया नहीं जिसकी टिप्स कम पड़ गई, वाकई में उसकी तो टिप्स कम पड़ जाती। अच्छा, वो कह रहा है उसकी टिप्स है तो नहीं तुम्हारी तो है भाई, और तुमने प्रूफ भी दे दिया, है ना, कि हमारे तो भैया ये फिंगर्स पे है, ठीक है ना। अच्छा, पुराने वाले टॉपिक तो नहीं भूल जा रहे हो? हाँ जी, पुराने वाले टॉपिक तो नहीं भूल जा रहे हो आप? एक बार इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स देखे हमने, जस्ट उनका ओवरव्यू देखे क्या? अंदर का मैं आपको ऐसे परेशान नहीं करूंगा, कोई कष्ट नहीं दूंगा, केवल हेडिंग हेडिंग बुलवाना चाहता हूँ। स्टार्ट कर दो पिद्दी से, इंट्रोडक्शन। चलो मैंने बोल दिया इंट्रोडक्शन के बाद लाइन से बताना सीक्वेंस से। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू। पांचवा टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें हमने उसका स्कोप पढ़ा। क्या पढ़ा? इसी के अंदर की बात करते हैं। स्कोप पढ़ा और उसके फीचर्स पढ़े हमने। फीचर्स 3 होते हैं, राइट, सेफगार्ड और 3 टियर मशीनरी। 2 टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, राइट पढ़ा चुका हूँ आपको, और 3 टियर मशीनरी पढ़ा चुका हूँ। सेफगार्ड अगला टॉपिक है। आपको हल्का सा दिख रहा होगा, देखो रिलीफ लिख रहा है ना, रिलीफ या रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, यानी कि सेफगार्ड ही है, ठीक है ना। तो ये आगे देखेंगे। फिलहाल कितने 5 टॉपिक हो गए मेरे। उसके बाद हमने छठा टॉपिक पढ़ा, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर राइट्स, और उसकी एमटी क्या थी? एचसी रेज द इशू ऑफ कंज्यूमर राइट। उसके बाद 7वां टॉपिक हमने पढ़ा कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या पढ़ा? उसके बाद क्या पढ़ा कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद? क्या? वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके बाद मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए। बात समझ में आ रही? फिर मैंने उसकी एक समरी सी दी थी आपको, कि वो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि भाई ऐसे कंसिडरेशन नहीं हुआ, कमर्शियल पर्पस हुआ, वगैरह वगैरह, वो चीजें थी। फिर एक वो बक्सा सा देखा होगा आपने, वो बॉक्स जिसके अंदर 4 पॉइंट लिखे थे कि इनको हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। 10 टॉपिक हो गए लाइन बाय लाइन। उसके बाद हम आए बच्चों किसके ऊपर? 3 टियर मशीनरी के ऊपर। ये बीच में कोई छूट गया कोई? हाँ जी, हाँ सॉरी, हाँ, हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कौन कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, ठीक है ना। उसके अगेंस्ट whom a complaint can be filed, वो है।
और उसके बाद 3 टियर मशीनरी। मेरे ख्याल 13 टॉपिक हो गए। और 14th टॉपिक है आपका रिलीफ या रेमेडी अवेलेबल टू कंज्यूमर। 2 ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, एक तो मैं से पढ़ा दूं 11:15 तक, ठीक है ना, क्योंकि 10:30 तक खत्म नहीं होगा। और दूसरा फिर हमारे पास ऑप्शन ये है कि बस मैं इसे यहीं पे रोकूं, क्योंकि मैं इसको टॉपिक को गर्म करके ठंडा नहीं करना चाहता। यहीं पे इतना डाइजेस्ट कर लोगे? चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों, जैसे कि आपका आदेश है कि आज इतना ही कर दिया जाए, बस आगे ना कराया जाए, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। और इसका भी बच्चों एक फ्लो है मेरे पास, और ये भी मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ कि इसको भी मैं, आपकी टिप्स कम नहीं पड़ेगी, है ना, आपकी फिंगर पे करके भेजूंगा इसको, ठीक है ना भैया। जब हम साथ है यार, हर तरीके से साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।